Good morning, dear students. Welcome to your Manoj Chauhan physics classes. Today we are just going to explain your Newton third law of motion, right? Newton third law of motion. Clear? तो क्या है, आइए इसको समझते हैं. न्यूटन जो साइंटिस्ट था बेटा, उसने हमें क्या बताया? उसने ये बताया कि जब भी कोई एक्शन होगा, राइट, जब भी कोई एक्शन होगा उसके साथ साथ एक रिएक्शन भी एक्सर्ट होगा, यानी साथ ही साथ में एक रिएक्शन भी होगा. क्लियर? आपने देखा होगा हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या बोलते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे. इट मींस जैसा बोओगे इट मींस दैट इज एक्शन, वैसा काटोगे मतलब रिएक्शन, यानी जैसे हमारे कर्म वैसे ही हमें फल मिलेगा. राइट? तो उसी प्रकार से कुछ चीज इसमें भी वैसे ही है. हमने क्या लिखा बेटा यहां पर हमने लिखा इट स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. राइट? साथ में क्या लिखा? द फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट. दोनों क्या है बेटा आपकी? इक्वल एंड अपोजिट हैं. दीज फोर्सेज एक्ट ऑन द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट. इट मींस कि न्यूटन लॉ जो है आपका, यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, वो केवल और केवल तब लगेगा जब हमारे पास कम से कम दो बॉडीज तो हो. राइट? दो बॉडी हमारे पास होनी चाहिए. अगर एक ही बॉडी पे दो फोर्स आपको लग रहे हैं, नजर आ रहे हैं, तो हम न्यूटन थर्ड लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते. राइट? दूसरी बात हमने क्या कहा? दीज फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड नेवर कैंसिल ईच अदर. क्योंकि अगर मान लीजिए मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं. आप यहां पर देखिए क्या है, ये एक बॉडी ए है जो कि मैंने एक लगा लीजिए आपने एक फुटबॉल ले ली और एक ये बेंच ले लिया बी. इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया. इट मींस यू आर हैविंग टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी. अब ए का जो फोर्स है वो किस पे लगेगा? बी पे लगेगा. जो मैंने किससे दिखाया? बी ए से. फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. राइट? समझ पा रहे हैं इसको? ये क्या लिखा मैंने? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए की वजह से बी पे फोर्स लगेगा. अब आप कहेंगे कैसे लगेगा? अब आपके पास एक गोला है, ठीक है, आयरन का, और उसको एक आप गद्दे पे रख देते हैं तो गद्दा दबेगा ना बेटा, अंदर की तरफ दबेगा. इट मींस जो बॉल है वो एक्सर्ट कर रही है एक फोर्स किसके ऊपर? गद्दे के ऊपर. वो विजिबल है. अगर एक सॉलिड सरफेस होगा तो वो विजिबल नहीं होगा, लेकिन वेट के कारण एक फोर्स लगेगा. तो हमारे यहां पर क्या है? एफ बी ए है. अब जो बी है बेटा, बी है जो, वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा ए के ऊपर. सेम जैसे ही ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया, उसी टाइम पे एक फोर्स लग जाएगा जो कि किसके ऊपर लगेगा? बी के ऊपर, सॉरी ए के ऊपर लगेगा. किसकी वजह से? बी की वजह से. अब ये कैसे समझेंगे? अब समझिए, मान लीजिए एक स्प्रिंग है और अपने पांव से आपने उसको दबा दिया. दबाया तो क्या हो जाएगा बेटा? वो अगर हमने दबाया तो हमने मान लिया ये क्या हो जाएगा? हमारा एक्शन हो जाएगा, यानी एक स्प्रिंग को आपने दबा दिया. जैसे ही छोड़ोगे आप तो क्या होने वाला है? स्प्रिंग ऊपर की तरफ उछलेगा. ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर वो हो जाएगा आपका रिएक्शन. राइट? क्या हो जाएगा बेटा? वो रिएक्शन. तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, दो फोर्स हमारे पास आई हैं, एक ये फोर्स एक ये फोर्स. ये दोनों फोर्स बेटा क्या है? इक्वल एंड अपोजिट हैं. इक्वल एंड अपोजिट हैं. इक्वल एंड अपोजिट का मतलब क्या है? यहां पर समझिएगा आप इस चीज को. इक्वल एंड अपोजिट का मतलब यहां पर है कि जो एफ ए बी है वो किसके बराबर आएगा? एफ बी ए के बराबर आएगा. मतलब अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? -5. अगर ये -5 है तो ये 5 हो जाएगा. इट मींस आपको समझना है कि अगर एक फोर्स आपकी 5 है तो दूसरी -5 होगी. लेकिन ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगी, क्योंकि अगर ये कैंसिल करती हैं तो ये नेट फोर्स 0 आएगा. लेकिन दोनों फोर्सेस का एक अलग अलग इफेक्ट है. आप समझिए, स्प्रिंग को आप दबाते हैं तो यू आर अप्लाइंग फोर्स. स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो वो ऊपर की तरफ उछलता है, उसका अपना इफेक्ट है. आपने किया, आपने फोर्स लगाया तो स्प्रिंग दब रहा है. आपने छोड़ा तो स्प्रिंग उछल रहा है ऊपर की तरफ. तो ये अपने अपने इफेक्ट दिखाएंगी और हम ये कह सकते हैं कि ये 0 नहीं होगा. राइट बेटा? यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद हमारा एग्जाम्पल्स हमने लिए रिकॉइल ऑफ गन. रिकॉइल ऑफ गन में क्या होता है बेटा? ये पहला एग्जांपल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का. रिकॉइल ऑफ गन में अगर हम ध्यान से समझें
जैसे ही बुलेट को फायर किया जाता है, ट्रिगर दबाया जाता है, तो जो आपकी बुलेट है बेटा उसके ऊपर गन की वजह से एक फोर्स लगता है, तो बुलेट कहां जाती है? आगे की तरफ। अब एक चीज और समझिए कि यहाँ सिस्टम ऑफ बॉडीज हैं। सिस्टम ऑफ बॉडीज कौन सी हैं? एक तो गन है बेटा, राइट, गन के अंदर एक बुलेट है और बुलेट एक्सटर्नल डाली जाती है, तो दो सिस्टम बन गए, दो बॉडीज होंगी, एक बुलेट और एक गन। तो फायर किया बुलेट ने आगे की तरफ, तो सेम उसी टाइम पे एक रिएक्शन प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से एक जर्क लगेगा, एक झटका लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में शोल्डर्स पे। तो जैसे हम गन को चलाते हैं, शूट करते हैं किसी चीज को, तो एक झटका लगता है हमारे कंधे की तरफ, पीछे की तरफ, और वो क्या होता है? आपका रिकॉइलनेस होता है। दैट इज कॉल्ड रिकॉइलनेस, दैट इज द फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये इक्वल एंड अपोजिट होती है, राइट। उसके बाद है होज पाइप। होज पाइप क्या होती है? आपने देखा होगा आसपास कभी कोई घटना घट जाती है या आग लग जाती है, तो एक एम्बुलेंस की तरह साइरन करती हुई एक गाड़ी आती है जिसमें पानी भर होता है टैंकर में, और उसके पास एक पाइप होती है और बड़ी सी पाइप होती है। उस पाइप को पकड़ने के लिए पूरा स्ट्रांगली हमें फोर्स लगाना पड़ता है होल्ड करने के लिए, क्योंकि जब उसके अंदर एक जेट लगा होता है, आगे बहुत बारीक सा होल लगा होता है जिसमें से पानी पूरी प्रेशर से निकलता है, और अगर प्रेशर से निकलेगा तो वहां पर बेटा फोर्स बहुत ज्यादा आगे की तरफ एक्सर्ट होगा, और अगर आगे की तरफ फोर्स लग रहा है तो उसकी वजह से एक रिएक्शन प्रोड्यूस होगा बैकवर्ड, जिसकी वजह से पाइप एकदम से छूटने की कोशिश करेगा आपके हाथ से। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू होल्ड दी होज पाइप स्ट्रांगली सो दैट टू होल्ड दी एक्शन, राइट। तो आपको समझना है बेटा ये चीज। ये क्या है? दो एग्जांपल है, इसके अलावा भी कई एग्जांपल हो सकते हैं, तो आपको नोट डाउन करने हैं, आप नोट्स में अपने अलग से एग्जांपल ले सकते हैं, राइट। क्लियर है यहां तक? तो अब उसके बाद आपका आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन। क्या मीनिंग है इसका आइसोलेटेड का? आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? मान लीजिए आपके कमरे में दो ब्रदर आपने बंद कर दिए, राइट, दो ब्रदर को आपने बंद कर दिया। अब बाहर से कोई भी उसके ऊपर कोई ना तो उसको पैसे देगा, ठीक है। मान लीजिए दोनों ब्रदर के पास आपके टोटल मिला के कितने हुए? 100 रुपीज है। एक के पास 30 थे, एक के पास 70 थे, समझ पा रहे हैं। और आपने डोर लॉक कर दिया, विंडोज लॉक कर दी, आप बाहर चले गए, सिर्फ दो ब्रदर आपके कमरे में। तो मैंने आपसे पूछा कि कितने रुपए हैं आपके पास, यानी आपके ब्रदर्स के पास, तो आपने कहा सर 100 रुपीज है। कैसे कैसे? 30 प्लस 70। अब दोनों ब्रदर हैं, एक छोटा है बेचारा, एक बड़ा है, तो क्या होगा? दोनों का झगड़ा होगा पैसे को लेके, तो उससे छीन लेता है पैसे। तो अब एक के पास कितने हो गए? 100, और दूसरे के पास 0, लेकिन टोटल कितना हुआ? टोटल विल नेवर चेंज। कमरे के अंदर टोटल कितने रुपए हैं? उस कमरे के अंदर टोटल रुपए हैं बेटा 100। तो आइसोलेटेड का मतलब तो पहले समझिए, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई बाहर से कोई फोर्स ना लगे, जब भी बाहर से कोई फोर्स ना लगे किसी भी सिस्टम पे। यहां पर सिस्टम क्या है हमारा? टू बॉडीज हैं, ए एंड बी। अभी हम लिखेंगे, इसको समझाएंगे। ए एंड बी टू बॉडीज हैं, बाहर से कोई फोर्स ना लगे, उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। और कंजर्व का मीनिंग क्या है कि कमरे के अंदर टोटल रुपीज कैसे हैं? 100 रुपीज। चाहे कमरे में झगड़ा हो, चाहे एक जो पैसे आपस में शेयर कर लें, हो सकता है वो 50-50 कर लें, दोनों की सुलह हो जाए, तो तब भी टोटल कितना रहेगा? 100 रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड कंजर्व्ड और कांस्टेंट। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आइए समझते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू दिस, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, द टोटल linear momenta of a system will remain constant or conserved provided that no external unbalanced forces should be acting on the system of bodies, right। यानी कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो आइए इसको हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेते हैं, लिखते हैं यहां पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, क्लियर। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ले रहे हैं बेटा हम। पेपर में कई बार डेफिनेशन आती है और कई बार इसका कंप्लीट आता है, तो आपको ध्यान देना है बेटा, ठीक है। तो मैंने मान लिया, सपोज वी हैव एन आइसोलेटेड system of two bodies A and B having
masses ma and mb, राइट, ma एंड mb रिस्पेक्टिवली, यानी एक का मास कितना है बेटा, ma है, दूसरे का मास mb है, राइट। अब हमने क्या माना कि ua बी दी इनिशियल वेलोसिटी, ua क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए। सिमिलरली ub क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। क्लियर। हमने एक चीज और मान ली, लेट ua ग्रेटर देन ub। यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब दो बॉडीज हैं, अब बनाते हैं दो बॉडीज को, ठीक है। एक बॉडी हमने ले ली, ये बॉडी कौन सी है बेटा, ए बॉडी ले लिया आपने, ठीक। दूसरी बॉडी कौन सी ले ली हमने, और दोनों ही ऐसे चल रही हैं। क्लियर। इसकी वेलोसिटी कितनी है ua, इसकी वेलोसिटी कितनी है ub, ठीक है। और ये कौन सा केस है, हमने मान लिया कि बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, राइट। अभी कोई भी कोलिजन नहीं हुआ, ठीक है, कोई भी कोलिजन नहीं हुआ बेटा यहां पर। तो इस केस में अगर कोलिजन नहीं हुआ तो टोटल मोमेंटम क्या होगा बेटा, यहां मैं लिख रहा हूं टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। क्या होगा सिस्टम, देखिए हमारे पास होएगा ma ua प्लस mb ub। इस इक्वेशन हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, टोटल मोमेंटम मान लिया बेटा, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम का क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है, राइट। टोटल मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, बिफोर भी लिखना पड़ेगा साथ में, बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले क्या रहेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आपको, समझना है यहां तक आपने। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये पास आएंगी, जैसे ये पास आएंगी तो ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। ये हमने पास दिखाया इसको, सिमिलरली ये बॉडी भी इसके पास आएगी। क्लियर। ये बॉडी कौन सी है ए, और ये बॉडी कौन सी है बी। तो होने वाला क्या है, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, राइट, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। किस, कौन देगा फोर्स, फोर्स लगेगा किसकी वजह से, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, राइट, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। सिमिलरली इसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा, फोर्स कौन लगाएगा, फोर्स लगाएगा यहां पर फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो ये कौन सा है सिस्टम, अगर आप ध्यान से देखें, ये है ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन ये क्या चीज है आपका, ड्यूरिंग कोलिजन। अब एक चीज मैं नोट कर रहा हूं न्यूमेरिकल के लिए, आपको नोट कर लेना, ड्यूरिंग कोलिजन जो वेलोसिटी होती है दोनों की, वेलोसिटी ऑफ बोथ बिकम सेम। ये न्यूमेरिकल के लिए लिख रहा हूं कि इस केस में जब ड्यूरिंग कोलिजन होता है तो वेलोसिटी क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। क्योंकि जब दो चीजें इंटेंगल होती हैं, उलझ जाती हैं आपस में, तो उस टाइम पे एक ही वेलोसिटी हो जाती है, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो, पर वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा, एक ही वेलोसिटी रहेगी आपकी। ये चीज आपको समझनी है, एक ही वेलोसिटी रहेगी, राइट बेटा। तो अब हमने माना कि वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा, v रहेगी। ये चीज बेटा बुक में नहीं लिखी, लेकिन मैं साथ में इसको मेंशन कर रहा हूँ, रीजन बिहाइंड दैट, ताकि आपके न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ये जो मैंने लिखा ma गुना में v, दैट इज मोमेंटम ऑफ बॉडी a, दिस इज द मोमेंटम ऑफ बॉडी b, मास गुना में वेलोसिटी होती है। तो टोटल मोमेंटम कितना होगा, a बॉडी का मोमेंटम और b बॉडी का मोमेंटम। तो ये मैंने सेकंड इक्वेशन मान ली, ये टोटल मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन हो गया, समझ रहे हैं, टोटल मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन हो गया, राइट। अब चलते हैं तीसरा केस। तीसरे केस में हमने क्या माना, तीसरे केस में हमने माना कि लेट अस सपोज
टकराने के बाद अलग अलग हो जाएगी बॉडी। एक बॉडी ये हमारी थी, ए बॉडी थी जिसका नाम हमारा ए था, और एक बॉडी हमारी क्या थी, बी बॉडी थी, ये हमने मान ली बी बॉडी। टकराने के बाद आपको पता है कि जब भी टकराती है कोई चीज, टकराने के बाद चेंजेस आते हैं। टकराने के बाद क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। तो चेंजेस आएंगे, हमने कहा कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी बी हो जाएगी। टकराने के बाद आपको पता है वेलोसिटी चेंज होती है, राइट। तो यहां पर अगर हमने कहा वेलोसिटी चेंज होती है, तो चेंज होने की वजह से हमने लिखा ये क्या है, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा हमारे पास, ये आफ्टर है यहाँ पर एम ए वी ए प्लस एम बी बी बी, राइट। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक नोट डाउन करोगे बेटा इसको फटाफट से।